वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कोई डाउट। इस चैनल का इकलौता मकसद है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक प्रजनन की अलग अलग विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपके बुक के अंदर डिफरेंट मेथड्स दिए गए जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला मेथड जो दिया हुआ है वो है फिजन, जिसे हिंदी में कहते हैं विखंडन। जो सेकंड नंबर पे आपका मेथड दिया गया है वो है फ्रेगमेंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं खंडन। जो तीसरा मेथड है वो है रीजनरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन, दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। जो चौथे नंबर का मेथड है वो है बडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं मुकुलन। जो चौथे नंबर का मेथड है पांचवें नंबर का मेथड है वो है स्पोर फॉर्मेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं बीजाणु समासंग। और लास्ट जो मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। आपकी बुक्स के अंदर ये 6 तरीके के डिफरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड दिए गए हैं। अब इनके बारे में हम डीपली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन यानी विखंडन के बारे में। तो सबसे पहले बात यह आती है कि फिजन यानी विखंडन है क्या। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, यानी एक ऐसी विधि है जिसके अंदर एक जो पैतृक कोशिका है यानी जो पेरेंट सेल है वो अलग अलग डॉटर सेल्स यानी अलग अलग कोशिकाओं में कन्वर्ट यानी विभाजित हो जाती है और अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है। तो उस मेथड को हम कहते हैं फिजन यानी विखंडन। इसके 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला है बाइनरी फिजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विखंडन। और जो दूसरा मेथड है इसके अंदर वो है मल्टीपल फिजन, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुखंडन। अब बात आती है कि ये बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन क्या है और मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन क्या है। नाम से ही पता लग रहा है, बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक पैतृक कोशिका 2 कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन कहते हैं। ये जो बाइनरी फिजन है ये अमीबा में देखा जाता है एंड लेशमीनिया में देखा जाता है। 2 ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, अमीबा एंड लेशमीनिया। तो मैं दोनों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम अमीबा के बारे में समझते हैं। अमीबा जो है ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये एक कोशिका वाला जीव है जिसकी कोई भी फिक्स शेप यानी निश्चित आकृति नहीं होती। इसे हम कैसा भी बना सकते हैं, इसकी कोई भी आप फिक्स शेप नहीं है, ये हमेशा अपनी शेप को बदलता रहता है। तो ये एक अमीबा है, आप देख रहे हो ये अमीबा है। इसके सेंटर में है न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और ये डॉट 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 जो मैं बता रहा हूँ ये है साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कोशिका
द्रव्य। सबसे पहले अमीबा के अंदर क्या होता है, जो उसका न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो उसका केंद्रक है वो थोड़ा सा विभाजित होना शुरू हो जाता है। ये अमीबा है, ये जो उसका न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू हो रहा है, तो ये हमारा हो गया डिवाइडिंग न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विभाजित केंद्रक। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, इस न्यूक्लियस यानी केंद्रक के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है वो भी इसके साथ साथ डिवाइड होना शुरू कर देता है। देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे साइटोप्लाज्म को भी क्या कर दिया, कोशिका द्रव्य को भी विभाजित कर दिया। ये है डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर कोशिका द्रव्य है वो भी विभाजित होना शुरू हो जाता है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो सिंगल अमीबा था वो दो डिफरेंट अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक अमीबा इधर और एक अमीबा इधर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन के अंदर एक सिंगल पेरेंट दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यह अमीबा के अंदर देखा जाता है। अमीबा के अंदर सबसे पहले तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव है, जिसकी कोई भी फिक्स्ड शेप यानी एक निश्चित आकृति नहीं होती। आप देख रहे होगे मेरे पूरे डायग्राम में अलग अलग डायग्राम बन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। सबसे पहले अमीबा के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है केंद्रक, वो थोड़ा डिवाइड होना शुरू होता है। देख रहे होगे आप डायग्राम में, थोड़ा विभाजित हो रहा है, फैल रहा है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियस के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, जो फ्लूइड होता है सेल्स के अंदर, वो भी थोड़ा थोड़ा डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में साफ दिख रहा है। और लास्ट स्टेप के अंदर जो सिंगल अमीबा है वो दो अमीबा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक सेल्स दो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन एक और ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जिसका नाम है लेशमेनिया। लेशमेनिया के अंदर ये देखा जाता है, लेशमेनिया जो है वो एक विप लाइक स्ट्रक्चर है। लेशमेनिया सबसे पहले तो एक प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रोटोजोआ। लेशमेनिया हमारे अंदर एक बीमारी पैदा करता है, उसका नाम है कालाजार। ये कौन सी बीमारी पैदा करता है? ये है एक प्रोटोजोआ जो हमारे अंदर एक बीमारी पैदा करता है, उसका नाम है कालाजार। हिंदी में भी यही नाम है और इंग्लिश में भी यही नाम है। ठीक है, तो लेशमेनिया एक प्रोटोजोआ है जो हमारे अंदर कालाजार प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर बाइनरी फिजन कैसे होता है? इसका एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। विप लाइक मीन्स ये हंटर नुमा आकृति का होता है। ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसे एक ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, हंटर नुमा। इसके अंदर यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। जो ये पार्ट है इसको हम फ्लैजिलम कहते हैं, और जो ये पार्ट है ये है इसका न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो फ्लैजिलम होता है, जैसे यहाँ पे एक फ्लैजिलम पाया जाता है, इसके अंदर भी एक फ्लैजिलम, दूसरा फ्लैजिलम जिसे हम कहेंगे, वो छोटा सा प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे ये फ्लैजिलम आ रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा सा फ्लैजिलम ऐसे प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अगले स्टेप में जो लेशमेनिया होता है उसके अंदर जो फ्लैजिलम है उसकी थोड़ी ग्रोथ और बढ़ जाती है, और जो उसका न्यूक्लियस है केंद्रक, वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। मतलब वो ऐसे करके थोड़े दो न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या होता है, ये जो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस है, यानी विभाजित केंद्रक। अगले स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है
वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। ऐसे करके ऐसे जो न्यूक्लियस है ऐसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और जो इसका फ्लैजिलम है वो कंप्लीटली डेवलप भी हो जाता है। और एट लास्ट में क्या होता है, इसका डायग्राम मैं नीचे बना दे रहा हूँ, जो एक सिंगल फ्लैजिलम लेशमीनिया था वो दो लेशमीनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर था तो ये ऐसे करके एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, एक ये फ्लैजिलम और दूसरा फ्लैजिलम इधर। तो ये इसकी दो डॉटर सेल्स है। तो आप क्या देख रहे हो, पहले सिंगल लेशमीनिया था, बाद में वो कितने लेशमीनिया में कन्वर्ट हो गया, दो लेशमीनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन। सबसे पहले इसका एक फ्लैजिलम ग्रो हुआ, आप देख रहे हो छोटा सा, उसके बाद जो इसका न्यूक्लियस है केंद्रक वो डिवाइड होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और उसके साथ साथ इसका जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य वो भी इसके साथ साथ विभाजित हो गया, और एट लास्ट एक सिंगल लेशमीनिया दो लेशमीनिया के अंदर कन्वर्ट हो गए, बट एक दूसरे से अलग नहीं होते, ओरिएंटेड हो जाते हैं, जो शेप यही थी शेप वैसे ही शेप उस तरफ भी बना लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन के बारे में। बहुखंडन जो है वो प्लाज्मोडियम में देखा जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक प्रोटोजोआ है। क्या है ये, एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे अंदर एक बीमारी पैदा करता है, उस बीमारी का नाम है मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, हिंदी में भी इसे प्रोटोजोआ ही कहते हैं, और ये हमारे अंदर एक बीमारी पैदा करता है, उस बीमारी का नाम है मलेरिया। सभी इस बीमारी को जानते होंगे जो मच्छर के काटने से होती है। तो वो क्या होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। समझ में आया। अब प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोडक्शन करता है, तो सबसे पहले तो प्लाज्मोडियम से पहले मैं ये बता दूं कि मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन क्या होता है। इन दिस प्रोसेस a single parent cell divide into more than two daughter cells, यानी बाइनरी फिजन द्विखंडन में एक सिंगल कोशिका दो सेल्स यानी दो कोशिका में विभाजित हो रही थी, पर मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन में जैसे इसका नाम है, एक सिंगल सेल यानी कोशिका दो से अधिक सेल्स यानी कोशिका में डिवाइड यानी विभाजित हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन कहते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो हमारे अंदर एक बीमारी पैदा करता है जिसका नाम है मलेरिया। अब प्लाज्मोडियम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये एक प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये प्लाज्मोडियम है, ये इसका है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। सबसे पहले क्या होता है, जो ये प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है ये बहुत छोटे छोटे सिमिलर साइज के न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये देख रहे हो, ये सारे प्लाज्मोडियम के क्या हैं, न्यूक्लियस है। ये जो सिंगल न्यूक्लियस था, केंद्रक था, ये बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस यानी केंद्रक में विभाजित हो जाता है। ये है डिवाइडिंग न्यूक्लियस यानी विभाजित केंद्रक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इसके जितने भी न्यूक्लियस है ये क्या करते हैं, जो भी साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको अपने साथ लेते हैं और इस प्लाज्मोडियम से बाहर निकल जाते हैं, और वो हर एक सिंगल न्यूक्लियस एक इकलौता डिफरेंट प्लाज्मोडियम बनाता है। तो इस तरीके से एक सिंगल प्लाज्मोडियम से कई सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। जैसा डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा कि ये क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम था, इसमें से क्या हुआ, जितने भी न्यूक्लियस थे इसके अंदर, ये न्यूक्लियस था, ये सब साइटोप्लाज्म से कवर हो चुका है ऐसे करके, और ये सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियस थे ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य से के साथ क्या हुए, स्ट्रक्चर से
बाहर आ जाते हैं। और इस तरीके से ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी ये न्यूक्लियस है, ये एक मैच्योर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं। तो आपने क्या देखा, एक सिंगल प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। तो क्वेश्चन आता है कि खंडन यानी जो फ्रेगमेंटेशन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। फ्रेगमेंटेशन जो है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खंडन, ये स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। किस में देखा जाता है भाई? स्पाइरोगायरा। किसमें? स्पाइरोगायरा। हिंदी में भी इसका यही नाम है। जैसे कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, खंडन। इसके अंदर क्या होता है, जो स्पाइरोगायरा होता है, ये एक स्पाइरोगायरा का डायग्राम है, ये एक मैच्योर स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा कुछ ऐसा दिखता होता है। स्पाइरोगायरा क्या करता है, खुद अपने आप को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। जैसे ये स्पाइरोगायरा है तो यह क्या करेगा, अपने आप को 3 डिफरेंट पार्ट्स में खुद ही ऐसे करके डिवाइड कर देगा। और फिर ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये एक मैच्योर स्पाइरोगायरा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से स्पाइरोगायरा अपने आप की ग्रोथ करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो ये प्रोसेस स्पाइरोगायरा के अंदर देखा जाता है। स्पाइरोगायरा क्या करता है, खुद ही अपने आप को डिफरेंट पार्ट्स में फ्रेगमेंट कर लेता है, यानी काट देता है, खंडित कर देता है। और जो ये ईच फ्रेगमेंट है, जो ये पार्ट है, ये एक मैच्योर स्पाइरोगायरा बनाने के लिए कैपेबल होता है। इस तरीके से स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन पाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड जो था वो था रीजनरेशन, जिसे हमने हिंदी में कहा था पुनरुद्भवन। तो ये रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन ये है क्या? सबसे पहली बात तो ये किस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है? तो ये देखा जाता है भाई 2 ऑर्गेनिज्म में, पहला प्लेनेरिया और दूसरा हाइड्रा। ठीक है, पहला देखा जाता है प्लेनेरिया में और दूसरा देखा जाता है हाइड्रा में। तो इसमें होता क्या है, ये कुछ ना कुछ हद तक फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन से मिलता जुलता है। ठीक है, आपका जो हाइड्रा है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हाइड्रा है, थोड़ा स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, डिट्टो सेम नहीं होता। अभी क्या होता है, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन से कैसा मिलता जुलता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि स्पाइरोगायरा खुद को अपनी मर्जी से खुद ही डिवाइड कर देता था और वो हर डिवाइडेड पार्ट एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिवाइड तो हो रहा है बट ये अपनी मर्जी से अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि बाय एनी एक्सीडेंट यानी किसी भी कारणवश या दुर्घटनावश अगर हाइड्रा के टुकड़े हो जाए, जैसे हाइड्रा था उसके ऊपर से गाड़ी चली गई मान लो, वैसे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बात बता रहा हूँ एग्जांपल, कि किसी भी कारणवश अगर ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, जैसे कि मान लो ये 2 पार्ट्स के अंदर ऐसे कट गया, एक पार्ट ऐसा बच गया और एक पार्ट ऐसा बच गया, तो ये जो हाइड्रा है ये इस बात के लिए कैपेबल होता है कि इसके जो जितने भी डिफरेंट पार्ट है वो एक मैच्योर हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हाइड्रा अपनी ग्रोथ करता है। तो रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन में क्या होता है कि अगर प्लेनेरिया या हाइड्रा की एक्सीडेंटली किसी भी कारणवश
2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं तो उसके हर पार्ट एक न्यू हाइड्रा या प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है इसका वो है बडिंग यानी मुकुलन। बडिंग यानी मुकुलन किस में होता है? बडिंग यानी मुकुलन जो है वो 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है। पहले तो हाइड्रा जो कि अभी हमने देखा ही था, ठीक है, हाइड्रा में भी ये देखा जाता है और दूसरा ये देखा जाता है ईस्ट में। तो हाइड्रा के अंदर 2 तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन से भी और बडिंग यानी मुकुलन की वजह से भी। तो आप ये याद रख लेना, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन और बडिंग यानी मुकुलन दोनों तरीकों से रिप्रोडक्शन हो सकता है तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो है भाई हाइड्रा। इसके अंदर होता क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे बार बारी सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है। जैसे कि ये हाइड्रा है हमारा, क्या होगा इसके एक पर्टिकुलर पार्ट पे यानी एक निश्चित जगह पे कंटिन्यूसली सेल डिवाइड होती रहती है बार बारी, जिसकी वजह से क्या होता है उसके उस पार्ट पे एक छोटा सा बड आ जाता है। ये जो है इसका बड है, एक स्वलन हो जाता है, मतलब थोड़ा फूल सा जाता है वो पार्ट और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? बड, जो कि यहाँ पर आता है। ये जो बड है ये धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करता है और ये एक टाइनी हाइड्रा मतलब एक छोटे से हाइड्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रा जो टाइनी हाइड्रा है ये इस हाइड्रा के साथ धीरे धीरे ग्रो करता रहता है और जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है मतलब पूरा अडल्ट हाइड्रा हो जाता है तो ये हाइड्रा 2 हाइड्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से हाइड्रा के अंदर मुकुलन यानी बडिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो बडिंग में क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे बार बारी सेल डिवाइड होती है, विभाजित होती है और उस जगह पे एक स्वलन पार्ट हो जाता है, फूला सा भाग आ जाता है, उभार आ जाता है, जिसे हम बड यानी मुकुल कहते हैं। ये मुकुल बार बारी ग्रो करता है और एक टाइनी हाइड्रा यानी छोटा सा हाइड्रा बनाता है। ये हाइड्रा ग्रो करता रहता है जब तक ये अडल्ट यानी मैच्योर ना हो जाए और जब ये मैच्योर यानी अडल्ट हो जाता है तो इस हाइड्रा से अलग हो जाता है और 2 हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बडिंग यानी मुकुलन कहते हैं। यही सेम प्रोसेस ईस्ट में भी देखने को मिलता है। ईस्ट में ये प्रोसेस कैसे देखने को मिलता है? ईस्ट जो है वो कुछ ऐसा होता है, देखने में ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिस पे ऐसा होता है। ये इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। ईस्ट में क्या होता है वही सेम, क्या होगा इसके ऊपर वाले पार्ट पे बार बारी सेल डिवाइड होएगी और एक छोटा सा बड उस पर आ जाएगा यानी एक छोटा सा ईस्ट आ जाएगा, फिर उसके ऊपर एक और ईस्ट आ जाएगा, फिर उसके ऊपर एक और ईस्ट आ जाएगा और ऐसे ही क्या होगा एक चेन सी बन जाएगी, श्रृंखला बन जाएगी। और जब इस पे वेट बढ़ जाता है मतलब बहुत सारे ईस्ट आ जाते हैं तो वेट बढ़ जाता है तो क्या होता है ये जो ऊपर वाले ईस्ट है टूट के नीचे आ गिरते हैं, ऐसे करके नीचे आ गिरते हैं और इस तरीके से ईस्ट अपनी नंबर काउंट को यानी संख्या को बढ़ाता रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बडिंग यानी मुकुलन किस तरीके से हाइड्रा में होता है और किस तरीके से ईस्ट के अंदर होता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु समासंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि छठा टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी है, कायिक प्रवर्धन, तो ये लास्ट टॉपिक कैसे हुआ? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसके लिए मैं अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम हाल फिलहाल के लिए आज सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु समासंग तक ही पढ़ेंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है? सबसे पहली बात तो स्पोर फॉर्मेशन को बीजाणु समासंग हिंदी में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। जो स्पोर फॉर्मेशन है वो राइजोपस के अंदर देखने को मिलता है।
राइजोपस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड्स के ऊपर पाया जाता है। अधिकतर जो ब्रेड्स अगर आप कुछ दिनों तक छोड़ दें ना तो वो सड़ने गलने लगती है और उसके ऊपर ग्रीनिश सा एक पार्ट आ जाता है, ग्रीन ग्रीन सा, वो क्या होता है, वो राइजोपस होता है। राइजोपस कैसे रिप्रोडक्शन करता है? राइजोपस जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये राइजोपस की एक तरीके से कह लो जड़े टाइप है, ठीक है, बट ये इसकी जड़ नहीं है। राइजोपस क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे थ्रेड सी होती है, उसके ऊपर एक गोलनुमा आकृति होती है जिसे कहते हैं हम स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं भाई? स्पोरेंजियम, इसे हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी। तो राइजोपस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यानी धागेनुमा संरचना है जिसके टॉप पे एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर यानी गोलनुमा आकृति पाई जाती है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं यानी बीजाणु पाए जाते हैं। जब भी राइजोपस के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है यानी एक अनुकूलित वातावरण होता है, एक अनुकूलित वातावरण होता है जिसके अंदर राइजोपस ईजिली ग्रो अप कर सकते हैं, तो ये जो बीजाणुधानी होती है स्पोरेंजियम, ये बस्ट हो जाती है यानी फट जाती है और उसके अंदर जितना भी स्पोर होता है वो चारों तरफ ऐसे हवा के अंदर फैल जाता है और जहाँ पर भी ये जाके नीचे गिरता है ज़मीन पे या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे एक न्यू राइजोपस ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु समासंग कहते हैं। इस बारी का जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें कुछ बच्चों के पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि स्पोर फॉर्मेशन को समझाइए और ये किसके अंदर देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये सिखाते समय एक वर्ड कहा था फेवरेबल कंडीशन, कि जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी, एक अनुकूलित वातावरण बनेगा, तभी ये स्पोरेंजियम यानी जो बीजाणुधानी है ये बस्ट होएगी यानी फटेगी और जो इसके अंदर के स्पोर्स है वो चारों तरफ हवा के अंदर फैल जाएंगे और जहाँ पर भी गिरेंगे वहाँ पे एक न्यू राइजोपस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो वो फेवरेबल कंडीशन क्या है, पेपर में पूछ सकता है। तो वो दो कंडीशन है। सबसे पहला वेट वेदर, थोड़ा हवा के अंदर क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, और दूसरा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दो फेवरेबल कंडीशंस होती है राइजोपस के लिए। पहला वेट वेदर यानी थोड़ा गीला वातावरण और दूसरा तेज धूप यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो यानी समर कह सकते हैं, जैसे कि इस समय का जो सेशन चल रहा है, ठीक है, गर्मी वाला। ये दो कंडीशंस राइजोपस को ग्रो करने में हेल्प करती है। आई होप आपको इन सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ठीक ढंग से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद।